फ्रेंड्स, अगर आपने इस बार डीएलएड में एडमिशन लिया है, मतलब अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षाओं के दृष्टिगत हम लोग जो क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो आज सबसे पहले हम लोग पेपर फर्स्ट बाल विकास मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं और टॉपिक वाइज एक एक जो चैप्टर है वो हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी हर तरह के प्रश्न जो हैं वो कवर हो जाएंगे। 15 मिनट की लमसम प्रत्येक वीडियो आपकी रहने वाली है। अगर आपने प्रॉपर टॉपिक वाइज ये वीडियोज देख ली तो आपको अन्य कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी इन क्लासेस की बाकायदा आपको पीडीएफ भी जो है वो प्रोवाइड होंगी। पीडीएफ आपको कहां से मिलेंगी, वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, जिससे अगली क्लास की नोटिफिकेशन और डीएलएड परीक्षाओं से संबंधित अन्य अपडेट भी आपको समय से मिल सके। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट ये चैप्टर है जो पेपर फर्स्ट आपका है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो बाल विकास से संबंधित है। तो बाल विकास में जो लेटेस्ट आपका पैटर्न है, जो सिलेबस है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो बाल विकास का अर्थ, इसकी आवश्यकता क्या है, क्षेत्र के बारे में आपसे सवाल आते हैं। उसके बाद बाल विकास की अवस्थाएं, जो ये तीन अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और इसके अंतर्गत जो विकास होते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास, बुद्धि और बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू जो होता है वो किस लेवल का होता है। उसके बाद बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हुए हैं, जैसे बिने वगैरह जो परीक्षण होते हैं। उसके बाद हमारा संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास, स्पेशली पियाजे के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद सामाजिक विकास, देन हम लोगों को लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषा विकास के बारे में बात करनी होगी। उसके बाद सृजनात्मकता और सृजनात्मक क्षमता के विकास के बारे में, देन हम लोग पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व के विकास के बारे में बात करेंगे, जो कि तीन तरह का होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके कौन कौन से हैं और इनका समायोजन के उपाय कौन कौन से हैं। उसके बाद वैयक्तिक भिन्नता क्यों होती है, इसका अर्थ क्या है, इसके प्रमुख कारक कौन से होते हैं और वैयक्तिक भिन्नता का जो आपका बाल विकास में महत्व क्या है। उसके बाद कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास आपका टॉपिक आता है। देन सबसे महत्वपूर्ण है कि बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसमें वंशानुक्रम आता है और वातावरण आता है। वातावरण में जैसे हमारा जो सोशल जितना भी है, पारिवारिक हुआ, सामाजिक हुआ, जो कॉलेज से होता है, स्कूल से होता है, और उसके बाद कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है। तो पहले पार्ट में हम लोग इतने टॉपिक जो है वो कवर करने वाले, तकरीबन 4 से 5 वीडियोज में ये आपका कवर हो जाएगा। तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात निकल करके आती है कि ये बाल विकास जो है ये होता क्या है और बाल विकास की आवश्यकता क्या है और इसका हमारे जीवन में महत्व क्या है। ये सवाल आपसे 2022 में लघु उत्तरीय में पूछा भी गया था। एक बात यहाँ पर आपको मैं और बता दूं, जो आपका डीएलएड का ये पेपर होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, इसमें 3 तरह के प्रश्न आपके आते हैं। पहला वैकल्पिक आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, आपको जो है टिक लगा देना होगा। दूसरे नंबर पर जो आपके 6 सवाल आते हैं ये एक नंबर के आते हैं और ये वेरी शॉर्ट मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इनका जवाब आपको 30 शब्दों में देना होता है, मतलब आपको बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद जो 7 सवाल आपके आते हैं वो आपके लघु उत्तरीय के आते हैं और इनके जो है आपको 60 शब्दों में जवाब देना होता है। इसी तरह जब पेपर आपका 50 नंबर का होता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या यहां पर 15 जो है वो हो जाती है। तो यहां पर हम लोग एक टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर कर रहे होंगे और उसमें से जो सवाल आपका पूछता है वो आप वहां पर अच्छे से लिख करके चले आइएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर बाल मनोविज्ञान का अध्ययन न केवल छात्रों के लिए अपितु अध्यापकों के लिए भी उपयोगी है। जैसे जब आप टीचर बनते हैं तो आपका उद्देश्य रहता है बालक को पढ़ाना। जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड के अंतर्गत आप मुख्यतः जो है वो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, यही अध्ययन आपको जो है वो करना है। तो आपका जो मानसिक विकास है वो बिल्कुल उसी लेवल पे होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को हमें कैसे पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए कोई सवाल आ रहा है, अब कक्षा 4 या 5 का बच्चा है तो उसको आप जो है उसके आधार पर बताएंगे, ना कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर बहुत आसान तरीके से बता देंगे। तो ऐसे में जो ये बाल मनोविज्ञान का अध्ययन है ये केवल छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है बल्कि अध्यापकों
बच्चों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि इनके शिक्षण अधिगम में ये बहुत ज्यादा सहायता करता है। बाल मनोविज्ञान के अभाव में कोई भी अध्यापक अपने कार्य को कुशलता पूर्वक जो है वो संपादित नहीं कर सकता है। अध्यापक का कार्य क्या होता है? तो अध्यापक का कार्य जो है वो शिक्षण होता है। तो ऐसे में अगर अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का अच्छे से अर्थ नहीं पता होगा तो ऐसे में वह शिक्षण कार्य सही से नहीं कर पाएगा। वर्तमान में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान ही अध्यापक की सफलता का श्रेय है। अगर अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का अच्छे से ज्ञान है कि सामने वाले जो स्टूडेंट है उनको कैसे पढ़ाना है, उनको कैसे अधिगम जो है वो देना है, कैसे उनको शिक्षण करना है, तो ऐसे में ही वही टीचर बेस्ट कहलाएगा जिसको इस चीज का अच्छे से ज्ञान होगा। अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने तथा शिक्षण को सरल, सहज व रुचिकर बनाने के लिए अध्यापकों को मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग जो है वो करना आवश्यक होता है। जब एक टीचर अब पढ़ाता है तो ऐसे में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो सामने वाले स्टूडेंट को सिखा रहे हो उसकी भाषा क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को उसके हिसाब से जो है वो सहजता मिलनी चाहिए। उसके जैसे मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं वो शहरी क्षेत्र के स्टूडेंट की तुलना में इतना ज्यादा अधिगम में सक्षम नहीं होते, तो उनको आप उस लेवल पर पढ़ाएंगे। और तीसरी चीज की जो आप पढ़ा रहे हैं उसको रुचिकर बनाना। अब रुचिकर किस माध्यम से? जैसे पोस्टर के माध्यम से या एनिमेशन के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप उन्हें जो है वो रुचिकर बना सकते हैं। अगर इस तरह से आप पढ़ा रहे हैं तो ये शिक्षण अधिगम आपका जो है बेहतर होता है और आप बेहतर अध्यापक कहलाते हैं। इसी को लेकर के, बाल विकास को लेकर के एलिस क्रो ने कहा है कि शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए जो सफल शिक्षण और फलोत्पादक अधिगम के लिए आवश्यक है। अब बात निकल करके आती है कि ये सफल शिक्षण क्या होता है। सफल शिक्षण का मतलब ये होता है जो आपने पढ़ाया है वो स्टूडेंट्स के अच्छे से समझ में आ जाए, उनके दिमाग में घुस जाए। मतलब आपने शिक्षण कार्य किया है और ये अधिगम का कार्य स्टूडेंट अच्छे से आपका बिल्कुल डिक्टो अपने दिमाग में उतार ले, यही सफल शिक्षण होता है। और फलोत्पादक अधिगम का मतलब ये होता है जो आपने पढ़ाया है वो उनके भविष्य के जीवन में उनके लिए लाभदायक जो है वो साबित हो। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर यहां पर बात करेंगे। यह सवाल भी आपसे 2021 में पूछा गया है कि बाल विकास के अंतर्गत कौन कौन से आयु वर्ग जो हैं वो आते हैं। तो पहले आपको बता दूं, जो ये बाल विकास है ये एक पूरी तरह से एक मानव का विकास होता है। तो मानव की विकास की अवस्थाएं होती हैं, जैसे शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद यौनावस्था आती है। तो इनका एक जो विकास होता है वो निश्चित क्रम में होता है। इसी में अलग अलग आयु वर्ग में इसको बांटा गया है। आप देख सकते हैं मानव विकास की एक अवस्था दूसरी अवस्था से जो है वो पूरी तरह से भिन्न होती है और अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो भी अलग अलग होती है। विकास की प्रक्रिया भी जो है वो अलग अलग होती है। मानव का विकास एक निश्चित अवस्था क्रम में जो है वो होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके बाल्यावस्था पहले आ जाए, उसके बाद किशोरावस्था आ जाए, उसके बाद आपकी शैशवावस्था आ जाए। ये कोई भी मानव जो इस दुनिया में है तो सबसे पहले वो इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था से गुजरा है, उसके बाद उसे बाल्यावस्था मिली है और उसके बाद उसे किशोरावस्था मिली है। प्रत्येक अवस्था अपने आप में भिन्न होती है और भिन्न लक्षण जो है प्रदर्शित करती है। बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में एक निश्चित क्रम में होता है, जैसा कि मैंने बताया है। तो मानव जो बाल का विकास होता है इनकी कुल मिलाकर के 3 अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहली जो अवस्था है वो शैशवावस्था है और इसका समय 0 से 5 वर्ष मतलब जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। उसके बाद बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था का जो समय है ये 6 से 12 वर्ष होता है और उसके बाद में किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था का जो है वो समय 13 से लेकर के 18 वर्ष तक होता है। इस बात को आप जो है वो अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल यहां पर आता है कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है। मतलब जो बालक का विकास होता है इसके बारे में हमें पढ़ना क्यों आवश्यक है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्व क्या होता है। यह सवाल आपसे 2019 में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं बाल विकास के सिद्धांतों का प्रमुख शैक्षिक महत्व जो है वो निम्न है। तो पहला इसका शैक्षिक महत्व क्या है कि बालक की विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना। अब बालक का विकास कैसे कैसे होता है, जैसे शैशवावस्था में बालक को किन चीजों से रुचि होती है। तो शैशवावस्था में क्या होता है, बालक इशारों में समझता है और इशारों में ही जो है वो बात करता है। बाल्यावस्था में वो धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है। किशोरावस्था जो है वो तनाव और तूफान की अवस्था कहलाती है। उसमें जो
बालक होता है वो अपने आप को सबसे आगे रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो इससे हमें क्या होता है, बालक की विकास की अवस्थाओं का जो है अध्ययन करने को मिलता है। इसी तरह दूसरा है बालकों के वंशानुक्रम तथा वातावरण का अध्ययन। अब होता क्या है, जैसे बालक है, कोई बालक थोड़ा दूसरे टाइप का होता है, कुछ अच्छे बालक होते हैं, कुछ मध्यम बालक होते हैं, तो ये प्रभाव उनके वातावरण का ही पूरी तरह से पड़ता है और वंशानुक्रम का भी असर आता है। ये आप अच्छे से जानते हैं कि बालक में माँ बाप के ही लक्षण पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर बालक की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक बालक जो है वो अपने आप में विशेष होता है। कोई बालक क्या होता है, उसने छोटी उम्र पे ही डांस करना सीख लिया, तो वो उसकी क्या है, वो एक उसकी विशिष्ट योग्यता है। किसी बालक ने छोटे पर ही ढोलक बजाना शुरू कर लिया, तो ये क्या है, उसकी एक विशिष्ट योग्यता है। तो इस बालक की विशिष्ट योग्यताओं का जो अध्ययन है ये शैक्षिक महत्व के अंतर्गत आता है। उसके बाद विशिष्ट बालकों का अध्ययन करना कि ये बालक क्यों विशेष है उसके बारे में पता लगाना। जैसे मान लीजिए एक क्लास में 3 बालक हैं, आप लोग बात ये अच्छे तरीके से जानते हैं, तो कोई बालक जो है वो मैथ में तेज है, मैथ का टॉपर है, कोई इंग्लिश का टॉपर है, कोई हिंदी का टॉपर है, तो ये अलग अलग उसकी जो है वो क्षमताएं हैं। इसी तरह अगला आपका आता है कि बालकों की प्रेरणाओं तथा मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन। बालक किन चीजों से प्रेरणा ले रहा है, जैसे कोई कोई बालक क्या होते हैं, किसी टीचर से वो संबंध है या अपने माँ बाप से संबंध है, वो अपने माँ बाप की बात मान रहा है, या कोई बालक अपने शिक्षक की बात मान रहा है, तो वो प्रेरणा जो है वो ले रहा है, तो वो उसके प्रेरणा स्रोत है और उसकी मूल प्रवृत्तियां क्या है, उसको क्या करने में पसंद है, इन चीजों का अध्ययन जो है ये बाल अवस्था के अंतर्गत यहां पर आपको देखने को मिलता है। अगला यहां पर सवाल ये आपका 2019 में पूछा गया था कि बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने के कारण कौन से हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो बाल विकास में ठहराव पैदा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। जैसे कोई बालक है अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो ऐसे में उसका विकास जो है वो धीरे धीरे होगा, तेजी से नहीं होगा, या शारीरिक रूप से वो मजबूत नहीं है, समय समय पे बीमार रहता है, कमजोर है, तो ऐसे में भी ये उसके विकास में इतना ज्यादा सहायक नहीं होगा। दूसरे नंबर पर विषय सामग्री को प्रस्तुतिकरण की क्षमता। अब कोई बालक है वो ज्यादातर बीमार ही रहता है, तो ऐसे में उसका जो स्कूल में कोर्स कराया गया है या मान लीजिए कोई अन्य जो उसकी विशिष्ट योग्यताएं हैं उनका वो प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाएगा। तीसरे नंबर पर सीखने की इच्छा, बालक सीखने में कितना परिपक्व है। अगर वो सीखने को अच्छे से ले रहा है, हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर रहा है, टीचर की बात अच्छे से सुन रहा है और उसका पढ़ाई में मन लग रहा है, तो ऐसे में उसकी जो है वो सीखने की क्षमता बेहतर होगी। लेकिन वो इन चीजों से विपरीत कहीं अन्य ध्यान लगा रहा है तो उसकी सीखने की क्षमता में यह ठहराव का कारण बनेंगे। चौथे नंबर पर आता है पुनर्बलन। एक बालक के विकास में पुनर्बलन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जैसे बालक है, अब उसके मान लीजिए अच्छे नंबर आए हैं, अब छोटा बालक क्या है, जैसे उसके 10 में 9 नंबर आए हैं, तो माँ बाप को उसका जो है वो प्रेरणा देनी चाहिए कि अच्छा किया है आपने, अगली बार और अच्छा करिएगा। अगर यहां पर आप पुनर्बलन नहीं दे रहे हैं तो बालक को लगता है कम लाओ तो बेहतर, ज्यादा लाओ तो बेहतर। तो जो बालक होते हैं स्पेशली जो आपकी शैशवावस्था के बाद की जो अवस्थाएं जैसे बाल्यावस्था या किशोरावस्था है, तो यहां पर बालक को पुनर्बलन मां बाप और अध्यापक के द्वारा देना आवश्यक है। चौथे नंबर पर है समय और थकान। अब समय का बालक के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है और थकान भी बहुत ज्यादा जो है गतिरोध पैदा करती है। कुछ बालक ऐसे हैं जैसे जिनके माँ बाप नहीं है, तो वो क्या है, वो काम भी कर रहे हैं, साथ में अधिगम की भी जो चीजें वो लेकर के चल रहे, मतलब सीख भी रहे हैं, तो ऐसे में वो जब काम करके आ रहे हैं उसके बाद अगर पढ़ाई करेंगे या अन्य चीजें करेंगे तो ऐसे में थकावट भी उनकी पढ़ाई में परेशानी डालती है। अगला नंबर है उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, मतलब बालक का लक्ष्य क्या है। अब कोई बालक है उसको डांस पसंद है, ठीक है, उसको एक्टिंग की लाइन में जाना है और आप उसके पीछे पड़े हो कि नहीं आपको पढ़ाई ही करनी है, तो ऐसे में बालक का मन लगा है कि हमें एक्टिंग करनी है या हमें स्पोर्ट प्लेयर बनना है, खिलाड़ी बनना है, और आपका प्रेशर बन रहा है कि आप पढ़ाई करें, तो बालक दोनों तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके उद्देश्य की प्राप्ति ना होने की वजह से ये उसके विकास में पूरी तरह से बाधा उत्पन्न करता है। अगला है सीखने का उचित वातावरण। अगर सीखने का वातावरण बेहतर है तो बालक जो है वो अच्छे से यहां पर सीख जाएगा। अगला पॉइंट आता है परीक्षण या आकलन। बालक का समय समय पर आकलन भी करना आवश्यक है। जैसे एक क्लास में 20 बच्चे हैं, अब उसमें से सारे तो टॉपर नहीं होंगे, सारे मध्यम वर्ग भी नहीं होंगे, तो ऐसे में जो बालक नीचे हैं तो ऐसे में उनका आकलन करना आवश्यक है कि वो क्यों पीछे हैं, पीछे रहने की वजह क्या है, और उन चीजों पर फोकस करके उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगला नंबर पर है अध्यापक की भूमिका बालक के प्रति क्या है। अब मान लीजिए कोई अध्यापक है, वो एक बच्चे को लगातार प्रोत्साहन दे रहा है और एक बच्चे को लगातार डिमोटिवेट कर रहा है कि तुम कुछ कर ही नहीं
पाओगे। ऐसे में क्या होता है, बालक जो है हतोत्साहित हो जाता है और उसका मन नहीं लगता, ऐसे में विकास को प्रभावित करता है। तो अध्यापक की भी यहां पर सकारात्मक भूमिका जो है वो बालक के विकास में बहुत आवश्यक है। अगली बात है कि अधिगम की विधियां जो हैं वो आपकी कैसी हैं, आपका सिखाने का तरीका कैसा है। शिक्षक है, अब वो मान लीजिए मैथ कोई लगवा रहा है, तो मैथ अगर आप समझाओगे नहीं, आपने बोर्ड पे सवाल अपने माध्यम से लगा दिया, अब बच्चे को ही आप बता ही नहीं रहे कि सवाल लगाने का तरीका क्या है, तो ये भी सीखने में बाधा उत्पन्न करेंगी। जैसे आप मान लीजिए किसी देश को पढ़ा रहे हैं, इंडिया को आप पढ़ा रहे हैं, अब इंडिया में आपने मैप का यूज ही नहीं किया, तो बच्चों को क्या पता उत्तर प्रदेश कहां पर है, मध्य प्रदेश के कहां पर है। तो ये जो चीजें होती हैं इनका भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है अभिप्रेरणा, बच्चे को मोटिवेशन कितना मिल रहा है और कहां से मिल रहा है। अगर बच्चे को मोटिवेशन मिल रहा है तो ऐसे में वो उसके सीखने में बहुत ज्यादा सहायता जो है वो प्रदान करता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से डेली हम लोग ये क्लासेस लेकर के आएंगे और ये पूरी क्लास की पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर डला दी है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी की पूरी पीडीएफ, और इस पर डेली आपको क्लासेस भी मिल जाया करेंगी। आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहां भी आपको ये जो है पूरी क्लास मिल जाएंगी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लिखी, और अगर अच्छी लिखी है तो एक थैंक यू जरूर लिखिएगा, और कमेंट करके अपना जो है वो मतलब कीमती जो है कमेंट एक जरूर दीजिएगा कि आप ये क्लासेस कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और आप लोग मेरी इतने अगर आप ये क्लासेस परमानेंट चाह रहे हो तो कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा।